साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जीएस पेपर 1 की करंट अफेयर सेक्शन से आज का टॉपिक होगा 19वां G20 सम्मेलन, जो नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर सेक्शन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक हो जाता है G20। लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। G20 शिखर सम्मेलन में अब हम इसके सभी डायमेंशन को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईवोकाईएस के द्वारा जो भी क्लास प्रोवाइड की जाती है उस टॉपिक के संबंध में सभी डायमेंशन को कवर किया जाता है, ताकि बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार चाहे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, आप उसे शानदार तरीके से लिखने की स्थिति में हो। हम देखेंगे यहाँ पे G20 की चर्चा में है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, G20 का क्या महत्व है, इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में अभी क्या चुनौतियां, क्या मुद्दे मौजूद हैं, उन चुनौतियों को देखेंगे जो G20 के समक्ष देखने को मिलते हैं, जो G20 के प्रभाव को वर्तमान में कम करने की कोशिश करते हैं। भारत के संदर्भ में हम G20 को पढ़ेंगे कि भारत के नेतृत्व का वैश्विक प्रभाव इस G20 के कारण किस तरीके से पड़ रहा है। भारत ने अपने वैश्विक नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिए G20 मंच का किस तरीके से लाभ उठाया है। दोनों डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वे फॉरवर्ड के रूप में हम देखेंगे कि अब और क्या उपाय किए जा सकते हैं G20 को प्रभावी बनाने के लिए। लास्ट में एक निष्कर्ष होगा इस पूरे टॉपिक का। तो ओवरऑल सभी डायमेंशन को हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी क्लासेज हमारी 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप 6306473800 हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है इसकी, केवल 499। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है। इसी नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इस नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना नाम मेंशन करते हुए, तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा और साथ ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इस बैच में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे इन तीनों ही सेक्शन को कवर किया जाएगा। चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इन सभी क्लासेस का एक्सेस लगातार मिलता रहे, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। सबसे पहले हम लोग G20 देखेंगे, क्यों चर्चा में है। G20 की एक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि G20 कैसे डेवलप होता है, किस उद्देश्य के लिए इसका विकास किया जाता है। एक आप लोग मैप जरूर बनाइएगा। ये G20 के सदस्य देश है। मैप बनाकर आप लोग दिखाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो प्रभावशाली होगा, और इन्हीं सब चीजों को अगर आप अपने आंसर में इनपुट करते हैं तो एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है। तो एक मैप बनाने के प्रयास कीजिएगा और जितने भी G20 कंट्री हैं उनको वहां पर लोकेट कीजिएगा। G20 1990 के दशक में, 1999 में G20 इस्टेब्लिश होता है। तो 1990 के दशक के अंत का जो वित्तीय संकट होता है, एशियाई वित्तीय संकट 1997 से 1998 के मध्य देखा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। तो हमने G20 के बारे में एक इंट्रो पार्ट बता दिया कि G20 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इस मंच का उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय विनिमय को बढ़ावा देना और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना है। तो ये इस टॉपिक का क्या हो गया, इंट्रो पार्ट हो गया, आपकी भूमिका होगी। और इधर हमने मैप बनाकर G20 के मेंबर कंट्रियों को दिखा दिया। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली। नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में आएंगे तो अफ्रीकन यूनियन, जिसे 18वें G20 में शामिल किया गया था जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की। तो अफ्रीकन यूनियन जो नया इसमें मेंबर जुड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका है। एशिया में देखेंगे तो रूस, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, भारत स्वयं इसका मेंबर है। जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी G20 के सदस्य देश हैं। G20 का महत्व क्या है, तो इसका महत्व आप वैश्विक जीडीपी उत्पाद में इसके योगदान से लगा सकते हैं। 85% लगभग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का ये नेतृत्व करता है G20 मंच। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% का प्रतिनिधित्व करता है। जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80%, और अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से पहले विश्व की 2/3 जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं G20 का अपने आप में कितना महत्व है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद का 85%, व्यापार का 75%, जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80% और अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से पहले 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में जो नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है, उसके संबंध में देख लीजिए।
19वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसका विषय क्या था, तो ये थीम आपको पता होनी चाहिए। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण 19वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी। समावेशिता, जलवायु कार्रवाई, कराधान सुधार और सतत विकास पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में ये G20 शिखर सम्मेलन उभरकर हमारे सामने आता है। इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन ने पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो भारत के नई दिल्ली में हुआ था, उसी दौरान अफ्रीकन यूनियन को एक पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर 19वें G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ है, उसमें पहली बार अफ्रीकन यूनियन ने एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ग्लोबल साउथ का तीसरा देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए G20 शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले ग्लोबल साउथ के केवल 2 देशों ने ही G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसमें इंडोनेशिया जिसने 2020 में अध्यक्षता की थी और भारत जिसने 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी। अगला G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा, यानी ग्लोबल साउथ का एक और कंट्री होगी जिसमें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में 20वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो इतनी बातें आपको इस शिखर सम्मेलन के संबंध में पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो G20 शिखर सम्मेलन 19वां रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, उस शिखर सम्मेलन के दौरान जो ब्राजील घोषणा है, उस ब्राजील घोषणा में क्या क्या प्रावधान शामिल थे, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक समावेशन और भूखमरी एवं गरीबी का उन्मूलन के संबंध में एजेंडा इस 19वें G20 शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणाम था। इस संबंध में भूखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन किया गया। इसे भूखमरी एवं गरीबी को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 500 मिलियन लोगों की सहायता करना। तो 2030 तक 500 मिलियन लोगों की सहायता करके भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए भूखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को बनाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण इस सम्मेलन का परिणाम निकल कर आता है। इसके अलावा बुनियादी आवश्यकताओं और समानता पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। पहली बार बुनियादी स्वच्छता एवं पेयजल और प्रणालीगत भेदभाव से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय उत्पादन, नवाचार, न्याय संगत पहुंच हेतु वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया है। इसे जोखिम वाले लोगों तक उपेक्षित रोगों के टीके और उनका निदान तथा अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। तो सामाजिक समावेशन, भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन से संबंधित ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं तो जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण के संबंध में कुछ परिणाम निकल कर आते हैं इस G20 शिखर सम्मेलन में। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता हेतु एक कार्यबल का गठन किया जाएगा, जो विशेषतः विकासशील देशों हेतु जलवायु कार्रवाई के निजी स्रोत से पूंजी जुटाने में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करेगा। कर सुधार हेतु भी इस 19वें G20 शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि G20 लीडर्स ने इस G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार सहमति व्यक्त किया है कि वे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी तरीके से कर लगाने के लिए सहयोग करेंगे। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ मतलब जो विश्व के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, जो अरबपति हैं, उन पर जो है प्रभावी कर लगाया जाएगा। तो इस बात पर भी सहमति बनी है इस 19वें G20 शिखर सम्मेलन में। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार के संबंध में भी यहाँ निर्णय लिया गया है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए G20 रोड मैप का समर्थन किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष के लिए कूटनीतिक समाधान की वकालत की गई, जिसमें शांति, मानवीय सहायता और संघर्ष समाधान पर जोर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आया है। जातीय नस्लीयता समानता पर HDG 18 प्रस्तुत किया गया है। आप जानते हैं HDG अभी 17 हैं, तो 18वां गोल्स इस शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है। प्रणालीगत भेदभाव को संबोधित किया गया एवं हाशिए पर खड़े समूहों के लिए समावेशी नीतियों की वकालत की गई है। तो जातीय नस्लीय समानता को समाप्त करने के लिए HDG 18 प्रस्तुत किया गया है, जिसका भारत ने भी समर्थन किया है। तो 19वें G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आते हैं। याद रखना, हमने पॉइंट फॉर्मेट में इन सभी परिणामों को एक एक करके डिस्कस किया है। इसी तरीके से आपको लिखना है जब प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं G20 की क्या उपलब्धियां रही हैं। G20 किस लिए स्टैब्लिश हुआ था, क्या उद्देश्य था, हमने इसके इंट्रो पार्ट में देखा था। एशियाई वित्तीय संकट जो 1997 से 1988 में था, उसी की पृष्ठभूमि में विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए G20 को स्टैब्लिश किया गया था। तो उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि यही हो जाएगी। एशियाई वित्तीय संकट के बाद आर्थिक समृद्धि के भविष्य का मार्ग इसने निर्धारित किया।
2008 में भी वित्तीय संकट देखा गया था। तो 2008 के वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, कोरोना के टाइम पे कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों को हल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदाहरण के लिए पेरिस समझौते समर्थन पर वैश्विक सहमति में इसने योगदान दिया है। इसके अलावा उपलब्धियों में देखेंगे तो कम आय वाले विकासशील देशों के लाभ के लिए कर प्रणाली में सुधार के संबंध में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए बड़ी कंपनियों पर कम से कम 15% निगम कर लगाने का समझौता हुआ है। मानव संसाधन एवं विकास एवं रोजगार पर भी G20 मंच की उपलब्धता देखी जा सकती है। 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता G20 मंच में जाहिर की गई। साथ ही युवाओं की भागीदारी में 15% के स्तर तक लाने की भी प्रतिबद्धता प्रकट की गई। राइट, तो मानव संसाधन विकास एवं रोजगार के संबंध में भी इसकी उपलब्धियां है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित किया है इसने, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जब होता है तो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, तो उस संबंध में इस मंच की महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के संबंध में। इस शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली द्विपक्षीय बैठकों के फलस्वरूप कई बार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु प्रतिबद्धताएं देखी गई हैं। डिजिटल परिवर्तन 2023 के संबंध में उपलब्धि है। भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। तो इस तरह G20 की ये प्रमुख उपलब्धियां हैं। अन्य उपलब्धियां हैं, अगर आपको पता है तो इसके आगे आप जोड़ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे भारत ने अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिए G20 का किस प्रकार से लाभ उठाया। बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत ने वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए इस G20 मंच का किस तरीके से लाभ उठाया। तो उसमें सबसे पहले आप बता देंगे आर्थिक अवसर के रूप में G20 का लाभ भारत ने उठाया है। G20 का मंच भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करती है, और ये मंच इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वैश्विक सकल घरेलू GDP का लगभग 85% के आसपास प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसे में भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए ये मंच प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करता है। जो भारत के टारगेट है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक विकसित देश बनना, उसकी राह के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो जाता है G20 का मंच भारत के लिए, और इसका फायदा भी भारत ने उठाया है। उदाहरण के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए एक रणनीतिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी तरफ इस गलियारे के विकास के बाद एक तो समय कम लगेगा व्यापार करने में, और दूसरा जब समय कम होगा जो रास्ता है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो वैसे में जो ईंधन खत्म होता है व्यापार करने के दौरान उसमें भी कमी आएगी। तो दोनों तरीके से ये भारत को जो है एक आर्थिक अवसर प्रदान करता है, और भारत ने इस G20 मंच का पूरी तरीके से लाभ उठाया। और जब वह अध्यक्षता कर रहा था तो उसी अध्यक्षता के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को विकसित करने की घोषणा की गई थी। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सफलता भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से UPI को G20 द्वारा विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में समर्थन दिया गया है। तो भारत ने कैसे आर्थिक अवसर के रूप में इस G20 का लाभ उठाया है, उस संबंध में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं सामरिक स्वायत्तता के आधार पर भारत ने कैसे इस G20 मंच का लाभ उठाया। तो आप बता देंगे G20 में भारत की भूमिका इसकी सामरिक स्वायत्तता को संतुलित करने में सहायक है, जो मुख्यतः अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और रूस चीन अक्ष के बीच संबंधों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। यानी एक गुट है जो अमेरिकी नेतृत्व में है जिसे हम पश्चिमी गुट कहते हैं, और एक दूसरा गुट है जो रसिया और चाइना के अक्ष में रहता है। लेकिन ऐसी भी कंट्रियां हैं जो संतुलन बनाना चाहती हैं, जो अपने आप को गुट निरपेक्ष दिखाना चाहती हैं, यानी वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिसमें भारत स्वयं शामिल है। तो भारत उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व को यह प्रदर्शित भी करता है। रसिया यूक्रेन संघर्ष जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भारत की सफल कूटनीतिक परिपक्वता को ये दर्शाता है। तो इस तरह भारत को जो है एक अलग नेतृत्व प्रदान करता है ये भारत की गुट निरपेक्ष नीति, क्योंकि भारत इन दोनों ही गुटों में शामिल न होकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। और इस संतुलित दृष्टिकोण की क्या महत्ता है, तो जब रसिया और यूक्रेन एक तरफ पश्चिमी गुट का देश और दूसरी तरफ जब रसिया युद्ध कर रहा है, तो वैसे में भारत की सफल कूटनीति को देखा जा सकता है इस विवादास्पद मुद्दे पर। राइट, अगला पॉइंट आप राजनयिक नेतृत्व के संबंध में बता सकते हैं कि कैसे भारत ने G20 मंच का लाभ अपनी राजनयिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए किया है। 2023 में भारत की सफल G20 की अध्यक्षता ने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में इसकी स्थिति को स्थापित किया है।
उदाहरण के तौर पर आप बता देंगे कि भारत के नेतृत्व में अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में ऐतिहासिक रूप से शामिल किए जाने से ग्लोबल साउथ में भारत के राजनयिक नेतृत्व को मजबूती मिली है। सतत विकास और जलवायु नेतृत्व में भी G20 के माध्यम से भारत ने अपनी उपस्थिति को यहाँ पर मजबूती से दर्ज किया है। भारत ने वैश्विक दक्षिण के विकास अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए G20 मंच का उपयोग किया है। भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को G20 का समर्थन मिला है। भारत की जो लाइफ पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, इस पहल को भी वैश्विक समर्थन मिला है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने G20 का लाभ उठाकर अपने नेतृत्व को जो है मजबूती प्रदान की है, चाहे वो सतत विकास जलवायु के संबंध में हो, चाहे अपने राजनयिक नेतृत्व के संबंध में हो, सामरिक स्वायत्तता हो या आर्थिक अवसर के रूप में हो। सॉफ्ट पावर कूटनीति को भी भारत ने G20 के मंच का उपयोग करके और अधिक डेवलप किया है। G20 ने भारत की सांस्कृतिक और विरासत आधुनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अभूतपूर्व मंच प्रदान किया है। अभी हमने देखा था 2023 में जब 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो भारत के अलग अलग 200 शहरों में जो है G20 की अलग अलग बैठक हुई थी और बाद में देखा गया था कि जो भी प्रतिनिधित्व अलग अलग राष्ट्रों के इस G20 के दौरान आ रहे थे, उसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाकर भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था। भारत की अध्यक्षता में सांस्कृतिक एकजुट पहल की शुरुआत हुई थी। यह सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक क्षमताओं वाले एक सभ्य देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं कि कैसे भारत ने अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिए G20 का लाभ उठाया है। अब हम आगे देखेंगे G20 में भारत के नेतृत्व का वैश्विक मुद्दों पर किस तरीके से प्रभाव है। तो वैश्विक मुद्दों पर भारत का जो प्रभाव है इस G20 के मंच पर, उसमें पहला पॉइंट आप दिखा देंगे, सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कराना। भारत ने ब्राजील एजेंडे के SDG 18 का समर्थन किया है। 18वें G20 की अध्यक्षता में भारत ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ SDG पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तो भारत लगातार G20 मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के प्रभाव को और मजबूती के साथ जो है लेकर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि कैसे सतत विकास लक्ष्यों पर जो है भारत लगातार अन्य देशों का ध्यान केंद्रित कर रहा है। अपनी अध्यक्षता के दौरान वन अर्थ वन फैमिली वन थीम के साथ भारत ने इस प्रतिबद्धता को और मजबूती दी थी। खाद्य सुरक्षा के संबंध में आप देख सकते हैं, भारत ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कृषि एवं प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए बैक टू बेसिक्स एंड मार्च टू फ्यूचर दृष्टिकोण की भारत ने वकालत की है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बाजरा पहल के माध्यम से भारत ने जलवायु लचीली फसलों के रूप में बाजरा यानी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया है। और 2023 में हमने देखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष के रूप में जो है मिलेट्स को अपनाया गया था और वैश्विक भू कुपोषण को दूर करने की जो क्षमता है उस पर भारत ने जो है प्रकाश डाला था अपने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान मोटे अनाज के संबंध में। अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, वैश्विक दक्षिण का भारत जो है लगातार मजबूती के साथ समर्थन कर रहा है। भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक मजबूत अधिवक्ता के रूप में उभरा है, जो सतत विकास, जलवायु वित्त और न्यायसंगत वैक्सीन वितरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसे पहलों के माध्यम से भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि विकासशील देशों की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं G20 एजेंडे के केंद्र में हैं। तो भारत के नेतृत्व का जो वैश्विक प्रभाव है, डिफरेंट जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर कैसे देखा जा सकता है इस G20 मंच के माध्यम से। अलग अलग ये मुद्दे हैं, चाहे वो सतत विकास लक्ष्य को लेकर हो या फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, ग्लोबल साउथ के समर्थन की बात हो, इन सभी जगहों पर भारत जो है G20 मंच पर इन मुद्दों को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है। बहुपक्षीय मंचों में सुधार के संबंध में भी भारत ने आवाज उठाई है G20 मंच के माध्यम से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं सहित वैश्विक बहुपक्षीय मंचों में सुधार का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। 2023 में बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 रोड मैप को अपनाना भारत के नेतृत्व से प्रभावित एक प्रमुख परिणाम देख सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता और रणनीतिक साझेदारी के संबंध में यहाँ देख सकते हैं कि कैसे 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इंडोनेशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा की। इन चर्चाओं में साझा चुनौतियों से निपटने और व्यापार तथा निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता प्रत्यर्पण मुद्दे पर भारत और ब्रिटेन के बीच चर्चा हुई, जिससे आर्थिक और न्यायिक सहयोग मजबूत हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि G20 में भारत के नेतृत्व का वैश्विक मुद्दों पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है।
अलग अलग मुद्दे हैं और उन पर भारत का जो प्रभाव देखा जा रहा है वो बहुत ही मजबूती के साथ देखा जा रहा है। अब हम देखते हैं G20 से संबंधित क्या मुद्दे क्या चुनौतियां हैं। तो G20 की जो चुनौतियां उसमें एक तो प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता है। अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बावजूद भी अभी छोटे और उभरते राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व जो है वो G20 में कम है, जिससे प्रस्तावित G21 ढांचे में न्याय संगत निर्णय लेने के बारे में सवाल उठ रहे हैं। यानी अभी भी G20 के मंच पर जो है प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता दिखती है, क्योंकि G20 मंच पर अभी भी ज्यादातर जो देश हैं वो डेवलप देश हैं, मजबूत देश हैं। छोटे और जो उभरते राष्ट्र हैं उनका प्रतिनिधित्व अभी भी इस G20 मंच पर बहुत कम है। ऐसे में न्याय संगत निर्णय लेने के बारे में जो है सवाल उठाए जाते हैं। अगला जो मुद्दा है वो है भू राजनैतिक प्रतिद्वंदता का। प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव जैसे अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। रसिया यूक्रेन संघर्ष अक्सर चर्चाओं को पटरी से उतार देते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी इस G20 सम्मेलन के दौरान ये जो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहती है, इसके चलते इस मंच पर महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर आम सहमति बनाना क्या हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है इस G20 मंच के समक्ष। अगले मुद्दे और चुनौती समस्याओं में देखेंगे तो कूटनीतिक स्तर पर भी मतभेद देखने को मिलता है। हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जैसे प्रमुख नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यह स्थिति G20 सदस्य देशों के मध्य गहरे मतभेद को उजागर करती है। जैसे यूएसए जर्मनी अर्जेंटीना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संपत्ति कर और प्रगति कराधान जैसे प्रस्तावों का विरोध करती हैं। इससे वैश्विक असमानताओं को कम करने के प्रयास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह अर्जेंटीना ने सतत विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च का विरोध किया। यह सदस्यों में एक मत की कमी का संकेत देता है। तो कूटनीतिक स्तर पर जो है G20 सदस्य देशों के बीच मतभेद है, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं समावेशी विकास के लिए उनमें बाधा देखी जा सकती है। संरचनात्मक और परिचालन संबंधी कमियां देख लीजिए। G20 के निर्णयों की गैर बाध्यकारी प्रकृति, यानी जो G20 में निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ऐसे में G20 मंच पर लिए गए निर्णयों का जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है। वैश्विक गवर्नेंस में सुधार में भी विफलता देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर मांग के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। यानी भारत और अन्य देशों के द्वारा लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, IMF इन संगठनों में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार आवाज उठाई गई है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। यह वैश्विक गवर्नेंस में G20 के प्रभाव को कम करके दर्शाता है। अन्य मंचों से प्रतिस्पर्धा भी इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स और SCO जैसे समूहों का बढ़ता प्रभाव वैश्विक शासन में G20 की केंद्रीयता को चुनौती दे रहे हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां हैं G20 के संबंध में, जिसमें प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता हमने देखी, कैसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता और कूटनीतिक स्तर पर मतभेद इसके लिए एक चुनौती बने हुए हैं। संरचनात्मक और परिचालन संबंधी कमियां हैं। वैश्विक गवर्नेंस में सुधार में विफलता देखने को मिलती है और अन्य मंचों से स्पर्धा। तो पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर बता दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही आपको लिखना है जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि G20 मंच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो पहली बात तो एक संस्थागत सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ऐसे में अधिक नीतिगत निरंतरता, बेहतर समन्वय और वैश्विक पहलों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी G20 सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। समावेशी वार्ता होनी चाहिए। G20 को साझा वैश्विक लक्ष्यों, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास में संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए। जवाबदेही तय करने हेतु एक फ्रेमवर्क लाना चाहिए, क्योंकि G20 के दौरान जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो G20 में की गई प्रतिबद्धताओं और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और पारदर्शी तरीके से कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ रणनीतिक समन्वय किया जाना चाहिए, ताकि दोहरे प्रयासों से बचे और जो पब्लिक गुड्स जैसे गरीबी उन्मूलन, महामारी नियंत्रण और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनका समुचित वितरण सुनिश्चित हो। उसके लिए G20 को WHO, UNEP, UNDP जैसे संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। G7 के प्रभुत्व को कम करते हुए न्याय संगत ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए G7 केवल 13% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन IMF और विश्व बैंक के 59% मतदान अधिकार जो है इसके सदस्य देशों के पास है। तो वैसे में ये अब
किया जाने की आवश्यकता है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रियां हैं जो उनको प्राथमिकता दें। यहाँ पर ग्लोबल साउथ के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ग्लोबल साउथ का मतलब साउथ की कंट्रियां नहीं, ग्लोबल साउथ में वे कंट्रियां शामिल होती हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पीछे छूट गई हैं, जो विकासशील और अल्प विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो ग्लोबल साउथ में आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी साउथ में ही है, लेकिन ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये सभी विकसित कंट्रियां हैं। तो ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया जो विकासशील हैं, अल्प विकासशील देश हैं, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो है विकास की राह में पीछे छूट गई हैं, तो उन देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समावेशी जलवायु कार्रवाई, समावेशी ढांचे का विकास करना जो आर्थिक विकास को जलवायु प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करे, यानी विकास को जो है वो पर्यावरण से जोड़ा जाए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो है विकास हो। तो यहाँ पर सतत विकास की बात की जा रही है, जो पर्यावरण को संतुलित करके विकास की दिशा में आगे बढ़े, राइट। तो समावेशी ढांचे का विकास करना जो आर्थिक विकास को जलवायु प्रतिबद्ध प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करे, जिससे जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो कम हो सके। वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के अधिक देशों को शामिल करने के लिए G20 सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड के रूप में आप ये कुछ पॉइंट बता सकते हैं। संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए स्थायी G20 सचिवालय को इस्टेब्लिश करना चाहिए। समावेशी वार्ता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जवाबदेही तय करने हैं तो एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। G20 को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ रणनीतिक समन्वय किया जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ को प्राथमिकताओं पर ध्यान दे, समावेशी जलवायु कार्रवाई को अमल में लाए और उसके साथ ही वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे, उसके लिए G20 सदस्यता का विस्तार करना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है इस पूरे टॉपिक को, उसे देख लेते हैं। आज विश्व क्षेत्रीय संघर्ष, भूखमरी, असमानता, महामारी और जलवायु जैसे परस्पर जुड़े संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में G20 को प्रभावी और न्यायसंगत बने रहने के लिए अधिक समावेशी, जवाबदेही और कार्रवाई उन्मुख फोरम के रूप में विकसित होना चाहिए। जैसा कि G20 2024 के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बेसिक्स एंड मार्च टू फ्यूचर में जोर दिया था कि G20 को समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भू राजनीतिक तनाव को हल करना चाहिए और एक स्थायी तथा सहकारी वैश्विक भविष्य को आकार देने के लिए लागू करने योग्य समाधान बनाना चाहिए, ताकि सही मायने में तेजी से बदलते विश्व की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का G20 मंच प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये हो गया इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। एक शानदार निष्कर्ष हमने यहाँ पर देखा है। आई होप क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। एक क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं, जो पॉइंट यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं उनको शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा। जो आपको एग्जाम में लिखना है वही यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, इधर उधर की कोई बात नहीं बताई जा रही है। टू द पॉइंट हम क्लास में बात करते हैं। तो क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए। उसके बाद इन क्लासेस की नोट्स के लिए एक नॉमिनल फीस केवल 499 में हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इन क्लासेस की आपको हम PDF अवेलेबल करा देंगे ताकि इनका आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्लासेस डिटेल में होती हैं तो आप इस PDF को अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है 499, तो इस फीस के साथ आप जुड़ सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल प्रोसेस के साथ भी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये पेमेंट नंबर है, इस पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना नाम मेंशन करते हुए, तो आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इस बैच के सभी एक्सेस आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इन क्लासेस को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।